ओके चलो चल। तो अभी आप लोग सब न्यू स्टूडेंट्स हैं। इससे पहले आपने कभी तैयारी की है कहीं पर, घर पर खुद से कैसे भी? चलिए देखिए, सब्जेक्ट्स की अगर आप बात करें, जो आप लोग एसएससी का वनडे एग्जाम के लिए है ना, सब वनडे एग्जाम एसएससी के लिए वनडे एग्जाम है ना। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आप लोग, जब हम सिलेबस के बारे में देखते हैं, जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उनमें आप फिजिक्स मतलब साइंस की हम बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, पॉलिटी की हम बात करते हैं, जो जीएस का सेक्शन हम जिसको मानते हैं, याद रखना वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करेंगे, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसे आप बोलते हैं करंट अफेयर। ठीक है, आजकल अगर आप देखें जो ट्रेंड चल रहे हैं एग्जाम्स में, उसमें जो स्टैटिक जीके मतलब जो आपका थ्रू आउट जो नॉर्मल जीके जिसके जीएस हम जिसे बोलते हैं, वो अब क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेट करके पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हमें अपनी तैयारी के दौरान एक ऐसे सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा, या जो भी आप जीएस पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं कहां से रिलेट किया जाएगा, करंट अफेयर से रिलेट किया जाएगा। ठीक है, कैसे रिलेट किया जाएगा? हर एक सब्जेक्ट, जैसे सपोज करें ज्योग्राफी को करंट अफेयर से कैसे रिलेट किया जा सकता है। अभी हम सबको पता है कि इजराइल और गाजा पट्टी, या हम बात करें फिलिस्तीन के बीच क्या हो रहा है, हम सबको पता है। गाजा स्ट्रिप पर इजराइल अटैक कर रहा है, या इजराइल पर अटैक हुआ गाजा स्ट्रिप यानी गाजा पट्टी के थ्रू। तो यहाँ से ज्योग्राफी का क्वेश्चन कैसा बनेगा भाई, यहाँ से इजराइल की लोकेशन, इजराइल जिस जगह पर स्थित है वो कितने देशों से या किन देशों से घिरा हुआ है, अगर कोई उसके पास में कोई समुद्र या कोई सागर है तो वो कौन सा सागर है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। जैसे रेड सी से क्वेश्चन बन सकता है, रेड सी कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे यूक्रेन और रूस के बारे में हम सबको पता है, काफी लंबे समय से युद्ध चल रहा है। तो वहां पर यूक्रेन की जो स्थिति है मैप पर, कि वो किस महाद्वीप का भाग है, वो किन देशों से घिरा हुआ है, वो किस समुद्र या सागर से बॉर्डर शेयर करता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, अगर मान के चलें कि भाई हिस्ट्री से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी हमारा 2024 चल रहा है, तो आज से 100 साल पहले जब हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उस समय कई सारे इवेंट्स जो हैं वो इस साल यानी कि 2024 के टाइम पर हुए होंगे, 1924 के टाइम पे हुए होंगे, जो 100 साल पूरे होने जा रहे होंगे। कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिनको 100 साल 2023 में पूरे हो गए होंगे। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनको 2022 में 100 साल पूरे हो गए होंगे, या फिर आगे आने वाले समय में 100 साल पूरे होने वाले होंगे, क्योंकि हम लोग 100 साल को कुछ अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो ऐसी घटनाएं जिनको 100 साल 150 साल 200 साल हो चुके हैं, तो वहां से हिस्ट्री के क्वेश्चन को क्या किया जाता है, उठाया जाता है। क्यों उठाया जाएगा? क्योंकि वो कितनी साल पुराना है, एक तो हिस्ट्री का क्वेश्चन बन रहा है, और चूंकि इस समय उसकी कोई एनिवर्सरी बनाई गई है ना, जयंती टाइप में बनाई गई है, तो वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन रिलेट किया जा रहा है। साइंस बहुत करंट अफेयर से जो है कनेक्ट किया जाता है। साइंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे भाई। बायोलॉजी में हम बात करें तो बहुत सारे नए इन्वेंशन हम पढ़ते हैं, सेल से लेकर के हो रहे हैं, ठीक है, डिसीज से लेकर के हो रहे हैं, कई सारी न्यू मेडिसिन बनाई जा रही हैं, नए बीजों का जो है वो आविष्कार किया जा रहा है, क्रॉस करके संकर जिसको आप बोलते हैं, हाइब्रिड सीड्स जो बनाए जा रहे हैं, उनसे क्वेश्चंस आपसे रिलेट करके साइंस से पूछ लिए जाते हैं। मतलब हर एक सब्जेक्ट जो है वो अब किससे कनेक्ट करके पूछा जा रहा है, करंट अफेयर से। तो हमारे लिए जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक रहने वाला है, आपका करंट अफेयर रहने वाला है। ठीक है, अब बात यह आती है कि करंट अफेयर हमको कब पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी इसी साल एग्जाम देने वाले हो सकता है कुछ 1 साल बाद एग्जाम देने वाले हो सकता है कुछ 2 साल बाद एग्जाम देंगे कि भाई मैं तो सीजीएल एग्जाम दूंगा एसएससी का, और मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में अभी 2 साल है या 3 साल है, तो मैं अभी करंट अफेयर पढ़ करके क्या करूंगा। क्योंकि करंट अफेयर आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा
वो 6 महीने से लेकर के 6 मंथ से लेकर के 12 महीने तक का आपका करंट अफेयर एग्जाम में बन सकता है। यानी कि हमसे 1 साल तक का जो करंट अफेयर है पिछले, पूछा जा सकता है एग्जाम होने के 2 महीने पहले से 1 साल पहले तक का। जैसे अभी आप दिसंबर में एग्जाम देंगे, तो अक्टूबर और नवंबर तक के करंट अफेयर से हम बात करेंगे। पूरा 2024 का जो करंट अफेयर है आपसे पूछा जाएगा, प्लस 23 के दिसंबर का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो जो करंट अफेयर हम पढ़ेंगे, अगर हमें एग्जाम तो 2 साल बाद देना है, तो अभी का करंट अफेयर पढ़ करके हम क्या करेंगे, हमको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो करंट अफेयर आपको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि अभी जो घटनाएं घट रही हैं वो अंतिम नहीं है, वो आगे आने वाली घटनाओं की क्या है, शुरुआत है। जैसे अभी इस साल एक एग्जाम्पल की मैं आपको बात बताऊं, हमारे मतलब हमने पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। खेल हैं, सबको पता है ओलंपिक क्या होते हैं, अलग अलग कई प्रकार के गेम्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, जिनको आप ओलंपिक और पैरा ओलंपिक बोलते हैं। ठीक है, तो इस साल ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में हमने जो भी या जितने भी गोल्ड जीते, सिल्वर जीते, ब्रॉन्ज जीते, क्या वो हमारे काम के हैं क्या अभी इस बार, क्योंकि हम तो 3 साल बाद पेपर देंगे। तो आप अभी क्या पढ़ेंगे, आप अभी उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। भाई पैरा ओलंपिक की हिस्ट्री तो बदलेगी नहीं। आज के बाद अगर आप 2 साल बाद एग्जाम देने जाएंगे, तो उस समय अगर पैरा ओलंपिक होगा या उसके बाद पैरा ओलंपिक या ओलंपिक होता है, तो आपको कम से कम उसका बैकग्राउंड तो दोबारा से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको केवल उस समय जो घटना घटित होगी, यानी कि उस समय जो भी हमारी परफॉर्मेंस होगी, जो भी मेडल हम जीतेंगे, हमको केवल वही पढ़ना है। जैसे अभी रिसेंटली G20 समिट हुई ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, क्या हुआ था, G20 की मीटिंग हुई। G20 यानी कि वर्ल्ड की जो टॉप टॉप 20 इकोनॉमीज हैं, यानी कि विश्व की जो शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाएं सबसे बड़ी, उन देशों का एक समूह है जिसे आप बोलते हैं G20। G20 बेसिकली सिंबॉलिकली कहा जाता है, अब उसमें उसके प्रतिनिधि और सदस्य देशों को मिला लिया जाए तो 20 से ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन सिंबॉलिकली बोलने में अच्छा लगता है कि G20 मतलब विश्व की शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाएं, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, उन देशों का समूह है। उसकी जो मीटिंग हुई है वो अभी कहां पर हुई है इस साल, वो हुई है ब्राजील में। कहां पर हुई है, ब्राजील। ब्राजील के कहां पर, रियो डी जेनेरियो में हुई है। समझ में आ गया। इससे पहले की मीटिंग भारत में हुई थी, 2023 वाली जो मीटिंग हुई थी वो कहां पर हुई थी, इंडिया में। तो यानी कि आप देखोगे लगातार बार बार ये मीटिंग्स होती जाएंगी। अगली बार जब मीटिंग होगी, जब आप पेपर देने जाएंगे उसके बाद, तो जरूरी नहीं है कि आपको ब्राजील वाली पूछी जाएगी। हो सकता है कि 2025 में जो मीटिंग होगी आपसे उसके बारे में पूछा जाए, लेकिन G20 का बैकग्राउंड तो हमको अभी पढ़ लेना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि भाई G20 क्या है, कैसे बना, कब बना, ताकि जब अगली साल मीटिंग होगी तो केवल हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि वो मीटिंग कहां पर हुई है और उसमें क्या आउटकम आया है, क्या रिजल्ट निकल करके आया है। भाई मीटिंग किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के तो हुई होगी, अगर वो उद्देश्य पूरे हुए हैं या उन्होंने डिसाइड किए, तो बस वो पढ़ना होता है, सिंपल। तो करंट अफेयर हमको पढ़ना चाहिए क्या, हाँ हमको करंट अफेयर अभी से ही पढ़ना चाहिए, जिससे आपका एक जीके का एक नया पोर्शन हम लोग ने निकाल रखा है, मतलब बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा फेमस होता है, उसे कहा था मिसलेनियस, विविध। क्या बोला जाता है उसे, मिसलेनियस पढ़ना है सर, विविध पढ़ा दो। तो विविध क्या कोई अलग सब्जेक्ट होता है क्या, नहीं, मिसलेनियस यही होता है जो मैं आपको बता रहा हूं। विविध कहां से पूछा जाएगा, विविध तो बहुत बड़ा है। तो मिसलेनियस कवर कहां से होगा, मिसलेनियस कवर होता है कहां से, करंट अफेयर से। घटनाओं के पीछे जो उनका इतिहास रहा है वही क्या होगा, मिसलेनियस होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे ओलंपिक की हम बात करते हैं, मैंने ओलंपिक का एग्जांपल दिया। ओलंपिक होस्ट हुए पेरिस में इस बार, फ्रांस में। तो पेरिस में ओलंपिक होस्ट हुए हैं, ये करंट अफेयर है। उसमें कितने हमारे पास मेडल आए हैं, ये करंट अफेयर है। लेकिन ओलंपिक का इतिहास, ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ, भारत ने कितने मेडल जीते, भारत ने कब कब मेडल जीते, हॉकी में किसने मेडल जीता, गोल्ड मेडल कितनी बार हमको मिल चुके हैं, तो ये सब किस में आता है, मिसलेनियस में आता है। आपको अलग से पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। G20 समिट अभी हम गए थे
मोदी जी गए थे भाई, SCO की समिट में गए थे, रूस भी गए, कई जगह गए। तो उन समिट में SCO का, ब्रिक्स का इतिहास, कि भाई कब इनका गठन किया गया, कौन कौन से देश हैं, ये क्या कहलाता है? मिसलेनियस कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो करंट अफेयर को पढ़ना ही अपने आप में क्या हो जाता है? मिसलेनियस हो जाता है। समझ में आ गया? जिसको आप क्या बोलते हैं? विविध। और विविध बहुत बड़ा हो सकता है अगर आप पढ़ने बैठोगे किताबों से तो, और अगर आप करंट अफेयर से उसको रिलेट करोगे, क्योंकि करंट अफेयर वाला ही एग्जाम में पूछा जाएगा और हमको वही पढ़ना है जो पेपर में पूछा जाएगा। विविध तो बहुत बड़ा है। विविध तो अभी ये भी हो जाता है कि भारत की सबसे लंबी, सबसे बड़ी, ये सब विविध है। पेपर में अब आते हैं क्या? अब नहीं आते हैं पेपर में ज्यादा। वही आएंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। भारत की सबसे बड़ा पुल आ जाएगा कि भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है। तो भाई वो विविध नहीं है, वो इसलिए आया है क्योंकि हमने इस बार बनाया है मुंबई में अटल सेतु के नाम से। तो विविध नहीं है, वो क्या है? करंट अफेयर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो करंट अफेयर की जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वही क्या हो जाता है आपका? विविध, यानी कि मिसलिनियस हो जाता है, जो कि पेपर में स्पेशली SSC में पूछा जाता है। SSC में सारे सब्जेक्ट एक तरफ है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एक तरफ है, जहां पर एक डिफाइंड पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है तो आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? SI CI का क्वेश्चन आता है तो आएगा। ठीक है? डायरेक्शन वाले, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो आएंगे। एडवर्ब एडजेक्टिव आते हैं पेपर में तो आएंगे। लेकिन GS एक ऐसा पोर्शन है जिसमें कुछ पता नहीं होता कि कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है और कितना आ रहा है। पता पड़ा कि हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन ही ना हो, पता पड़ा हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन आ जाएं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वहां पर आपका, अच्छा अब SSC वाले भी GS, और जो जिसको आप विविध बोल देते हैं मिसलेनियस, जो बेसिकली कहां से आ रहा है? करंट अफेयर से आ रहा है। तो वो क्वेश्चन आजकल SSC में बहुत ज्यादा उसका वेटेज दिया जा रहा है। क्यों? जैसे जैसे आप टीयर इंक्रीज करते जाएंगे, फर्स्ट टीयर आप क्वालिफाई करके सेकंड टीयर में जाएंगे, तो आप देखोगे वहां पर GS का जो वेटेज है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, टीयर सेकंड, टीयर थर्ड अगर आप देंगे, तो GS का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो GS का रोल SSC में बहुत अच्छा हो गया अब। ठीक है? तो हम इसी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं? करंट अफेयर। ठीक है? नाम भाई गौरव त्रिवेदी मेरा नाम है। पिछले 8 साल से मैं जो तैयारी कराने वाली जो फील्ड है, ठीक है, कोई टीचर तो नहीं बोलते, है ना, मेंटोर आप बोल सकते हैं। पिछले 8 सालों से मैं स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और GS की फैकल्टी के तौर पर मैं रविंद्रास में यहाँ पर सर्व कर रहा हूँ। ठीक है? तो हम अपने टॉपिक की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जैसे आप क्या बोलेंगे? करंट अफेयर। ठीक है? फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो टॉपिक कौन सा है भाई? वो टॉपिक है हमारा अभी रिसेंटली भारत के द्वारा, अच्छा क्वेश्चन करंट अफेयर का हमको सब पढ़ना है क्या? आपको कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिनसे करंट अफेयर्स हमको पढ़ना होता है, और उनकी भी हायरार्की है कि हमको सबसे ज्यादा किसे पढ़ना है। करंट अफेयर को पढ़ते समय आपको एक चीज याद रखना है कि हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। आपको करंट अफेयर पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे वो नियुक्तियां पूछी जाती हैं, अपॉइंटमेंट्स पूछी जाती हैं, जिनको आप कर सकते हैं अगर आप पढ़ेंगे तो, कि भाई CGI कौन अपॉइंट हो गए हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश किसको बना दिया गया है, कैग किसको अपॉइंट कर दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। इसके अलावा आपसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनेगा, यानी कि खेलों से क्वेश्चन बनता है। ठीक है? जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं उनसे आपसे क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा आपसे अवार्ड से क्वेश्चन बनता है। अवार्ड्स यानी कि पुरस्कार, सम्मान, जैसे भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न के अलावा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार, ऐसे पुरस्कार आपसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड भी बहुत सारे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अवार्ड्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिफेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। डिफेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि वनडे एग्जाम में अगर आप SSC वगैरह की तरफ जाते हैं तो कई सारे आपके CISF इस टाइप के एग्जाम्स आपको मिलते हैं डिफेंस की फील्ड में, वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेंगे। तो हम हर एक टॉपिक्स को एक एक करके क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं।
तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा कहाँ का है, वो है हमारा डिफेंस की फील्ड से, जो साइंस को भी क्या करेगा, कनेक्ट करता है। समझ में आ गया। तो अभी रिसेंटली आप देखोगे भारत के द्वारा अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का क्या किया है, सफल परीक्षण किया है। अब इसको अगर आप डिकोड करोगे तो यहाँ पे दो शब्द आपको मिल रहे हैं, पहली है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी करंट अफेयर पहली बार घटित हो रहा है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल, तो यह दो शब्द आपको यहां दिख रहे हैं, एक तो हाइपरसोनिक है और दूसरी क्या है, मिसाइल है। मिसाइल क्या होती है भाई, बताएगा कोई, मिसाइल क्या होती है भाई? मिसाइल की जब हम बात करें, कुछ इस प्रकार से आपको मिसाइल देखने को मिलेगी, जिसमें अलग अलग इंजन, बेसिकली रॉकेट होता है ये, और इस रॉकेट में हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, इस रॉकेट में हम यहाँ पर बॉम्ब रख देते हैं। ठीक है, क्या रख देते हैं हम यहाँ पर, बॉम्ब। बेसिकली क्या है, ये रॉकेट है। अच्छा, इसी रॉकेट में अगर आप यहाँ पर सैटेलाइट रख देंगे तो यही क्या कहलाएगा, यही सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभी हाल ही में हमने एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो कैसी है, हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक के साथ साथ क्रूज मिसाइल है। कैसी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल। मिसाइल दो प्रकार की होती हैं, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। क्या होता है, एक बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होगी भाई, बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइल को कहा जाता है जिसे फेंका जाता है। फेंका मतलब जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो और आप किसी बॉल को अगर आप फेंकते हैं तो वो गेंद क्या करेगी, कुछ एंगल तक आपकी पावर से जाती है और फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे आती है। या कोई शॉट जब आप मारते हैं, छक्का जब आप मारते हैं, सिक्स जब आप मारते हैं, तो आपने फोर्स लगाया बॉल पर, बॉल बैट से टकरा कर कुछ समय तो आपके फोर्स से ऊपर जाएगी और फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आकर ये कहाँ गिरेगी, नीचे। अगर आप ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कुछ समय के लिए तो आप क्या कर रहे हैं, इसमें एनर्जी दे रहे हैं जो वायुमंडल में ऊंचाई तक जा रही है, और एक निश्चित ऊंचाई तक जाने के बाद फिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, उसको अपनी तरफ नीचे खींचता है। तो ये मिसाइल कहां पर आएगी, फिर नीचे की तरफ आएगी कि नहीं आएगी भाई? और जब ये मिसाइल नीचे की तरफ आकर के अपने टारगेट पर गिरती है तो यहाँ पे आपको एनर्जी, ऊर्जा देने की आवश्यकता है क्या, नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये मिसाइल कहलाती है बैलिस्टिक मिसाइल। क्या कहलाएगी ये, बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होगी। और दूसरी होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जिसमें जो हॉरिजॉन्टल भी मूव कर सकती है, यानी कि क्षैतिज दिशा में भी चल सकती है। किस दिशा में चल सकती है, क्षैतिज दिशा में भी चल सकती है। और इसमें आपको जब तक टारगेट में नहीं टकरा जाती तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, पावर प्रोवाइड करानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये कैसी जाने वाली है, क्षैतिज दिशा में चलेगी। समझ में आ गया। तो इसमें आपको पावर यानी कि कब तक देनी पड़ेगी, जब तक ये अपने टारगेट पे जाकर के नहीं टकराती है। इसमें आपको देनी पड़ी थी क्या पावर, नहीं, इसमें आपको केवल आधे रास्ते तक पावर जनरेट करनी पड़ी। उसके बाद फिर काम किसने कर दिया, गुरुत्वाकर्षण ने। ये जो मिसाइल है इसे क्या कहा जाता है, क्रूज मिसाइल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसे, क्रूज मिसाइल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अभी हाल ही में हमने जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है वो कौन सी मिसाइल है, वो क्रूज मिसाइल का उदाहरण है। समझ में आ गया। और कैसी मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल किसे कहा जाता है, हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी मिसाइल को कहा जाता है जो पृथ्वी की गति से, या सॉरी साउंड की गति से, स्पीड ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि की गति के 5 गुना अधिक चलती है। 5 गुना या उससे अधिक। साउंड की स्पीड से कितना तेज चलेगी, 5 गुना अधिक चलती है, तो उसे क्या कहा जाता है, हाइपरसोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपरसोनिक। समझ में आ गया। ध्वनि की स्पीड आप देखें तो 320 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड के आसपास आपको देखने को मिलती है। ठीक है, वेरिएबल है, बदलती रहती है हवा की घनत्व के हिसाब से। ठीक है, तो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या होती है, जो
कहना चाहिए कि जो मिसाइल है वो क्या करती है, आगे बढ़ती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसे कहा जाता है एक मैक। ध्वनि की स्पीड को आप क्या बोलते हैं? एक मैक बोलते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? एक मैक। मान के चलो कि ये बोतल जो है या ये मार्कर जो मेरे पास है, अगर मैं इसको साउंड की स्पीड से फेंकता हूं, ध्वनि की स्पीड से, तो ये क्या कहलाएगी? 1 मैक कहलाएगी। इसकी स्पीड क्या कहलाएगी? 1 मैक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 मैक से कम स्पीड से चल रहा है, मान के चलो 0.6 मैक की स्पीड से चल रहा है, तो इसे कहा जाएगा सबसोनिक। क्या कहा जाएगा इसे? सबसोनिक कहा जाएगा। अगर इसकी स्पीड कितनी है? 0.6 मैक मान लिया हमने, 1 मैक से कम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर किसी मिसाइल की स्पीड या किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 3 से 4 मैक तक होती है, यानी कि ध्वनि की स्पीड से 3 से 4 गुना तक होती है, तो उसे कहा जाता है सुपरसोनिक। सबसोनिक, सोनिक, फिर क्या आएगा आपका? सुपरसोनिक। जो ध्वनि की स्पीड से कितना तेज चल रहा है? 3 से 4 गुना। और अगर 5 गुना से अधिक चलेगा तो वो क्या बन जाएगा? हाइपरसोनिक बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कोई भी मिसाइल हाइपरसोनिक कब होगी? जब वो ध्वनि की स्पीड से 5 गुना ज्यादा स्पीड की चल रही होगी। समझ में आ गया? हमारे पास मिसाइल तो बहुत थी, लेकिन इतनी तेजी से चलने वाली मिसाइल नहीं थी। इसलिए ये भारत की कैसी मिसाइल बन गई है? पहली मिसाइल बन गई है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो देखो आप अपने यहां देखेंगे कि भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये भारत की पहली लंबे दूरी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल का समझ में आ गया कैसी होगी? जो टारगेट तक जाएगी और टारगेट तक उसको आपको पावर देनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो फेंक दो और नीचे गिर पड़े, नहीं, उसको आपको टारगेट से हिट करना पड़ेगा। और उसको फायदा क्या होता है इस मिसाइल का? इस मिसाइल का फायदा होता है कि अगर आपका टारगेट मूव कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो अपने स्थान को बदलता जा रहा है, तो क्या होगा? वो उस मूव करते हुए टारगेट पे भी जाकर के टकरा जाएगी क्रूज मिसाइल। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल में सामान्यतः ऐसा नहीं होता। जब बहुत ज्यादा एडवांस होती हैं, तब आप थोड़ी बहुत उसकी स्थिति को आप तब तक बदल सकते हो जब तक आप उसमें पावर दे रहे हो, और जब वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे गिरेगी, फिर आप उसको बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब कोई मूवेबल टारगेट होता है, जो मूव करता हुआ टारगेट होता है, उसको मारने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? क्रूज मिसाइल की। और जैसे मुझे पता है कि अगर मैं यहां से मिसाइल चलाऊंगा और मुझे सपोज करो किसी एक जगह एक्स कोई जगह है, ठीक है, मुझे वहां पर अगर मिसाइल को गिराना है, तो मैं पहले से लोकेशन फिक्स करके सेंड कर दूंगा। जैसे अभी ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था, ईरान ने क्या किया? अपने यहां से बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया, और वो मिसाइल जाकर के कहां गिरी? इजराइल के ऊपर। वो कौन सी मिसाइल थी? बैलिस्टिक मिसाइल थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में अंतर होता है। ठीक है, ये कैसी मिसाइल है? क्रूज मिसाइल का उदाहरण है। ठीक है, और स्पीड कैसी है इसकी? हाइपरसोनिक स्पीड है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भारत में डीआरडीओ के द्वारा यह काम किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म ही पेपर में पूछ लिया जाएगा। क्या पूछा जाता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब एक होमवर्क में आपको यहां से दे रहा हूं, इसके वर्तमान प्रमुख आपको पता करना है। क्वेश्चन पेपर में बनेगा, बन जाता है कि डीआरडीओ के वर्तमान प्रमुख कैसे नियुक्त किया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहीं से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं करंट अफेयर से। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ये हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाएगा इसे? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा तट पर, किस तट से? ओडिशा तट से। हमारे भारत में कई सारे राज्य हैं, ऐसा ही एक राज्य आपको उड़ीसा मिलता है। ठीक है,
उड़ीसा तट पर एक द्वीप है जिसे कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। क्या कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और ये फेमस है किसके लिए? मिसाइल टेस्ट के लिए। जो भी हमारे यहाँ मिसाइल बनती है उनका परीक्षण कहाँ पर होता है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर होता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आपसे पूछा जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। समझ में आ गया? इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम रखा ही इसीलिए गया क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। समझ में आ गया? उन्होंने मिसाइल डेवलपमेंट में अभूतपूर्व काम किया था भारत में, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और चूंकि ये जो द्वीप है जो उड़ीसा में स्थित है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मिसाइल परीक्षण के लिए, मिसाइल टेस्टिंग के लिए। तो इसलिए आपने उस आइलैंड का नाम क्या रख दिया? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया। समझ में आ गया? तो डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड पर भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया है। कितने क्वेश्चन मिल गए? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके बाद आप देखोगे हाइपरसोनिक किसे कहा जाता है? हाइपरसोनिक कहा जाएगा अगर किसी वस्तु की गति अगर 5 मैक से ज्यादा है। और 5 मैक का मतलब क्या होता है? ध्वनि की स्पीड से 5 गुना से अधिक है तो वो क्या कहलाएगी? हाइपरसोनिक कहलाएगी। तो ये जो मिसाइल है इसकी गति कितनी मानी गई है? 6200 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मतलब 1 घंटे में आप 6200, आपको अगर बैठाल दिया जाए मिसाइल पर और आपको लॉन्च कर दिया जाए मिसाइल के साथ तो आप कितनी स्पीड से चलेंगे? 1 घंटे में 6000 किलोमीटर आप चल जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 1 घंटे में। ठीक, चाइना पार तो हो ही जाओगे कम से कम। समझ में आ गया? तो यहां पर आप देखोगे 6200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है जो ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक होती है। इसीलिए आप देखोगे यहां पर इसे किसका स्टेटस दर्जा दिया गया है? हाइपरसोनिक मिसाइल का दर्जा दिया गया है। समझ में आ गया? इसके बाद आप देखोगे इसकी मारक क्षमता कितने किलोमीटर है? 1500 किलोमीटर है। मारक क्षमता का मतलब क्या है कि यहां पर अगर हमने हाइपरसोनिक मिसाइल लगा दी ये वाली तो ये कितने किलोमीटर की डिस्टेंस तक पहुंच जाएगी? 1500 किलोमीटर। ठीक है, ये स्पीड है, याद रखना ऊपर। अब सोच दिमाग मत लगाना कि भाई 6000 किलोमीटर की स्पीड है, मार हम केवल 1500 किलोमीटर रहे। आपको वो स्पीड बताई जा रही है कम समय में, कितने कम समय में मिसाइल जाकर के हमला कर देंगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और यह मिसाइल हवा, पानी और जमीन तीनों जगह से दुश्मन पर क्या कर सकती है? हमला कर सकती है। हवा, पानी और जल का मतलब क्या है? हवा मतलब आप इस मिसाइल के द्वारा हवाई जहाज से भी हमला कर सकते हैं। ठीक है, आप जमीन से भी इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप किस पर? ठीक है, आप समुद्र में सबमरीन से, पनडुब्बी के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं? हमला कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसलिए ये मिसाइल हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है इसके बारे में? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसके बारे में आपको मिलेगा कि भारत के लिए ये महत्वपूर्ण कैसे है। भारत ऐसा चौथा देश बना है कि पूरे विश्व में भारत चौथा देश है और उनमें से 2 देश ऐसे हैं जिन पर पता है कि इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, तीसरे के बारे में यह कहा जाता है कि वो डेवलप कर रहा है। डेवलप कर रहा है मतलब वो विकसित कर रहा है। ठीक है, जिसमें आप अमेरिका को शामिल करते हैं। समझ में आ गया? तो हाइपरसोनिक मिसाइल अभी किसके पास है? चीन के पास है और रूस के पास है। ठीक, अमेरिका क्या कर रहा है? इसे डेवलप कर रहा है। हालांकि अमेरिका कर चुका है, बात रिलीज नहीं हुई है। और भारत ऐसी मिसाइल बनाने वाला कौन सा देश बन गया है? चौथे नंबर का देश बन गया है। इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज आपको आपके आसपास मिल जाएंगी, उनके पास भी ये मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है।
ठीक है। हालांकि चाइना के पास और रूस के पास बहुत एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये हमारी पहली है। अब आप इसको और ज्यादा एडवांस करते चले जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भारत के पास ये रक्षा, ये जो मिसाइल है वो आ चुकी है। और भारत कौन से नंबर का बन चुका है भाई? चौथे नंबर का देश बन चुका है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये वो फोटो है जहां से हमारी मिसाइल को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया था। इसके अलावा देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हाइपरसोनिक मिसाइल की गति 5 मैक यानी कि ध्वनि की गति से क्या होती है, ज्यादा होती है। और अच्छा, ध्वनि की जो गति है वो कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड है। इससे ज्यादा यानी कितना ज्यादा, 5 गुना। इसमें एक विशेष प्रकार के इंजन का इस्तेमाल किया जाता है जिसे स्क्रैम जेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? स्क्रैम जेट। स्क्रैम जेट इंजन, भाई ये टेक्नोलॉजी ही नहीं है किसी देश के पास, केवल रूस, अमेरिका और चीन के पास ये टेक्नोलॉजी है। स्क्रैम जेट इंजन, जैसे हमारे मोटरसाइकिल में इंजन होता है, मोटरसाइकिल का इंजन अलग होता है, कार का इंजन अलग होता है, ऐसे ही ये इंजन जो है वो रॉकेट में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। ये सबसे एडवांस इंजन में से आता है स्क्रैम जेट इंजन, जिसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। ये चालू ही तब होता है जब मिसाइल की स्पीड हाइपरसोनिक पे आ जाती है। मतलब ये इंजन चालू ही तब होगा जब मिसाइल की स्पीड कहां कितनी हो जाएगी, 5 मैक से ज्यादा हो जाएगी। और वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको इंजन चाहिए पड़ेगा। लोगों के पास यानी दूसरे देशों के पास तो वही इंजन नहीं है जो किसी मिसाइल को 5 मैक तक लेकर के जाए। तब ये इंजन चालू होगा, तब इसकी मिसाइल और तेजी से आगे जाएगी। समझ में आ गया? तो इसमें किस इंजन का इस्तेमाल किया गया है? स्क्रैम जेट। इसी का इस्तेमाल जो हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उनमें भी किया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छा, ये जो मिसाइल है ये पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है। मतलब क्या है? ये जो मैंने आपको यहाँ पे भाग बताया ना, इसे वॉर हेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉर हेड कहा जाता है। इसी में आप क्या रखते हैं, जो भी आप मिसाइल के अंदर ले जाना चाहते हैं। पारंपरिक का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल एक्सप्लोजिव होते हैं, जिनसे जाकर के या जो केवल विस्फोट करने के काम में आते हैं, वो आप रख सकते हैं। अगर आपको नहीं रखना तो आप इसके अंदर क्या रख सकते हैं, परमाणु बम भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं आप इसके अंदर? और जब परमाणु बम लेकर के जाओगे तो फटेगा भी परमाणु बम भी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसीलिए आप देख रहे हैं ये कैपेबल कैसी है भाई, ये दोनों ही प्रकार के वॉरहेड ले जा सकती है। ये पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? ये इतनी स्पीड है कि जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम यानी कि दूसरे देश के या दूसरे देश के द्वारा जब हमारे देश पर या किसी भी देश पर हमला किया जाता है तो उनकी मिसाइलों को हवा में ही क्या किया जाता है, गिरा दिया जाता है। इजराइल के बारे में आपने सुना होगा, आयरन डोम के बारे में। तो वो सिस्टम भी इन मिसाइलों को पता नहीं लगा पाएगा। जब तक वो रिएक्ट कर पाएगा तब तक तो ये आकर के गल जाएंगे, यानी कि अटैक टारगेट पे हिट हो जाएगा। तो ये इनको कौन भी पता नहीं लगा सकता है भाई, एंटी मिसाइल सिस्टम भी इन मिसाइल्स का पता नहीं लगा सकता है। इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भारत ने अभी हाल ही में क्या किया है, भारत की पहली हाइपरसोनिक, क्या भारत हाइपरसोनिक मिसाइल वाला देश है? बिल्कुल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, इसके अलावा दूसरा करंट अफेयर अगर आप देखेंगे जो आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, हाल ही में अर्मेनिया, अर्मेनिया एक देश है, याद रखना, इसे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को कहा जाता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी हाल ही में आर्मेनिया को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको आप बोलते हैं ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में क्या किया है, शामिल किया है। और ये कौन से नंबर का देश बन गया है? ये 104वें नंबर का देश बन गया है। किसके अंदर? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, क्वेश्चन पेपर में आपसे सीधा यही आएगा
क्या आएगा भाई, क्वेश्चन पेपर में आपसे आएगा कि हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां सदस्य जोड़ा गया, वो निम्न में से कौन सा देश है। कोई भी देश ऑप्शन में आ जाएंगे तो एक ऑप्शन में होगा आपका कौन सा, आर्मेनिया देश। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब ये चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में इसलिए क्योंकि इसको किसका सदस्य बनाया गया है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भाग इसको बनाया गया है। अलायंस का मतलब क्या होता है, संगठन। अलायंस का मतलब क्या होगा भाई, संगठन। ठीक है, ये एक ऐसा संगठन है जिसके निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी कि किसके द्वारा बनाया गया, भारत और फ्रांस के द्वारा बनाया गया एक संगठन है। और ये संगठन किसके लिए है, ये संगठन सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। इसलिए इसे क्या कहा गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहा गया। समझ में आ गया। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर आप बात करें तो ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर बीच में से जो इसे रेखा विभाजित करती है उसे कहा जाता है भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर। क्या कहा जाएगा, भूमध्य रेखा। यानी कि जो भूमि को कितने भागों में बांट देती है, दो भागों में। ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नदन हेमिस्फीयर, और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जब हमारे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो वो अधिकतम लंबवत कहां तक रहता है, यहां पर रहेगा कर्क रेखा तक। कर्क रेखा के बारे में जानते हैं आप लोग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या कहा जाता है इसे, कर्क रेखा। कितने डिग्री अक्षांश को कहा जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाएगा। या फिर सूर्य का प्रकाश लंबवत दक्षिण गोलार्ध में कहां तक रहेगा, मकर रेखा तक। कहां तक रहता है, मकर रेखा तक, जिसको आप बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर यहां पर लंबवत रहता है, और जहां तक सूर्य का प्रकाश लंबवत होगा वहां पर तापमान सबसे ज्यादा होगा पृथ्वी पर। समझ में आ गया, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होगा। तो ये जो अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन जो है, वो उन देशों को शामिल करके बनाया गया है जो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में मिलते हैं। हमारी पृथ्वी पर यहां पर जितने भी देश हैं इस क्षेत्र में, कहां से कहां तक, कर्क रेखा से मकर रेखा तक, उन सभी देशों को मिला करके, सभी में मतलब धीरे धीरे अब आप उनको शामिल करते चले जा रहे हैं, उन सभी देशों को मिला करके भारत और फ्रांस के द्वारा एक संगठन बनाया गया जिसे आप बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन। समझ में आ गया। ये कहां पे बनाया गया था, ये फ्रांस में बनाया गया था 2015 में। कब बनाया गया था, 2015 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है इन क्षेत्रों में चूंकि सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, तो हम क्यों ना सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलने लगे। किसको किस में बदलने लगे, सूर्य के प्रकाश को विद्युत। सोलर पैनल्स देखे आप लोगों ने, छतों पे लगे रहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को किस में बदल देते हैं, विद्युत में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां पर जितने भी देश हैं उन देशों का एक संगठन बनाया गया, और इस बात पे बात चर्चा की गई कि भाई हम लोग क्या करेंगे, आपस में मिल करके, भाई जैसे मेरे पास पैसा है मान के चलते हैं, लेकिन मेरे पड़ोसी देश के पास पैसा नहीं है, वो भी इस क्षेत्र में आ रहा है, मैं भी इस क्षेत्र में आ रहा हूं, तो वो सोलर पैनल नहीं लगवा पाएगा। तो हम सब लोग मिलकर के पैसा इकट्ठा करेंगे, ठीक है, और सभी देशों में क्या लगा देंगे, सोलर पैनल लगा देंगे, जिससे क्या होगा, सूर्य के प्रकाश से हम विद्युत उत्पन्न करेंगे। विद्युत उत्पन्न करेंगे तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिसिटी बेसिक नीड है आज के समय में,
और इलेक्ट्रिसिटी की खपत आगे जाकर के बढ़ती ही जानी है। तो उस विद्युत की आपूर्ति कैसे करोगे? कोयला जलाओगे क्या? कोयला जला करके विद्युत उत्पन्न करोगे तो पर्यावरण प्रदूषण होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोयला भी खत्म होता चला जाएगा। तो क्या पेट्रोलियम जलाओगे क्या, या फिर हम बात करें न्यूक्लियर यूरेनियम जो है उसका इस्तेमाल करोगे क्या? वो भी आपके लिए हानिकारक है। तो क्यों ना हम रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि ऐसी ऊर्जा जिसका नवीनीकरण हो सकता हो या जिसके इस्तेमाल से पृथ्वी पर कोई भी नुकसान ना हो, उस ऊर्जा को, जिसमें से एक सूर्य ऊर्जा होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, उसको किस में बदल दिया जाए? बिजली में बदल दिया जाए। और इस बिजली का इस्तेमाल हम खुद तो करें ही, साथ ही जो दूर बैठे देश हैं जिन तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, आप उन देशों को भी भविष्य में बिजली बेचो, सेल करो कि भाई तुम कोयले को जला करके विद्युत नहीं बनाओ, हमारे पास सूर्य के प्रकाश से ज्यादा बिजली बन रही है, हम वो बिजली आपको सेल करेंगे ताकि पर्यावरण पर प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव ना हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस उद्देश्य से हमने एक संगठन बनाया जिसे क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहा जाता है। समझ में आ गया? फ्रांस और भारत के साथ ये मिलकर के बनाया गया, और इसका विचार जो था वो मोदी जी ने दिया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुरुग्राम में। गुरुग्राम को ही आप क्या बोलते हैं? गुड़गांव। पहले गुड़गांव कहा जाता था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया? गुरुग्राम कर दिया, जो कि कहाँ मिलेगा? हरियाणा में। समझ में आ गया? तो आप देखें ये स्टैटिक जी के आ रहा है कि भाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर आपसे पेपर में पूछा गया, मान के चलो, तो हमारे दिमाग में आता है कि यार ऐसे कितने हेडक्वार्टर याद करने हैं? बहुत सारे संगठन हैं, क्या सबके याद करने हैं क्या? नहीं। इसका पेपर में अगर पूछा जाएगा तो क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि आर्मेनिया को हाल ही में हमने इसके अंदर शामिल किया है और ये करंट अफेयर का विषय है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है ये चीज? तो यहां पे अगर आप देखेंगे आर्मेनिया के बारे में, तो आर्मेनिया को हाल ही में क्या किया है? अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के अंदर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर हमने 104वां पूर्ण सदस्य बना दिया है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अब सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं इसके बारे में। आर्मेनिया बेसिकली आपको कहां मिलेगा? ये एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। कहां पर स्थित है? एशिया कॉन्टिनेंट में। ठीक है? तो आर्मेनिया की सदस्यता जो है वो 15 नवंबर 2024 से शुरू हुई। करंट अफेयर अभी का ही है, याद रखना, पुराना नहीं है ये। ठीक है? और 16 नवंबर 2024 को येरेवन में, कहां पर? येरेवन, जो कि इसकी राजधानी है। ठीक है? येरेवन में ISS समझौते पर क्या किए? हस्ताक्षर किए गए, और हस्ताक्षर राष्ट्रपति के द्वारा किए गए। अब क्वेश्चन आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आर्मेनिया का राष्ट्रपति आपको पता करना है। भाई आर्मेनिया का राष्ट्रपति कौन है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे आपसे। इसके बाद आप देखोगे आर्मेनिया में, आप देखोगे येरेवन क्या है? येरेवन जो है वो आर्मेनिया की राजधानी है। कितने देशों की राजधानियां याद करनी है? केवल उन्हीं देशों की याद करनी है जो करंट अफेयर में चर्चा में रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो येरेवन जो है वो आर्मेनिया की क्या है? राजधानी है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस समझौते पर क्या किए? यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? और ISA की बात की जाए तो ISA, इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में पेरिस में क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए अपन ने कहा कि कहां पर? पेरिस और फ्रांस, मतलब फ्रांस और भारत के द्वारा इसका निर्माण किया गया। हम लोग वहां पर गए थे फ्रांस में, और वहां पे हमने फ्रांस के साथ मिलकर के इस प्रकार के एक ISA जैसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया? हमने स्टार्ट किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुख्यालय कहां पर है? हरियाणा, भारत के गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है? और इसका कार्य क्या है? मैंने आपको बता दिया कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। कोई दिक्कत? सारे पॉइंट समझ में आ गए? क्लियर है सारी चीजें? दो करंट अफेयर के टॉपिक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए।
ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पे ज्योग्राफी के बारे में भी बता दिया। ठीक, नाउ तीसरा आपका जो टॉपिक रहेगा वो क्या है, मोदी जी को हाल ही में डोमिनिका, जो कि एक कंट्री है, कहां पर, कैरिबियन कंट्री, कैरिबियन कंट्री यानी कि सेंट्रल अमेरिका का पार्ट आप बोल सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। वेस्ट इंडीज का नाम सुना है आपने? वेस्ट इंडीज नाम की कोई भी कंट्री नहीं है। वेस्ट इंडीज कई सारे आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स की कंट्रीज हैं, उनका ग्रुप कहा जाता है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे आप देखोगे हाल ही में 20 नवंबर 2024 को, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट आपको करंट अफेयर मिल रहा है। ठीक है, 20 नवंबर, आज कितनी तारीख है? 23, 22 से 23 होगी आज। ठीक है, यानी कि 2 दिन पहले की बात है ये। तो 20 नवंबर 2024 को भारत कैरिकोम शिखर सम्मेलन के लिए कहाँ की यात्रा के गए थे? गुआना की यात्रा पर गए थे। उस दौरान वो कहाँ पहुंचे? डोमिनिका। और डोमिनिका के सर्वोच्च सम्मान जिसको कहा जाता है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, क्या कहा जाता है? जैसे हमारे यहाँ सर्वोच्च सम्मान किसे कहा जाता है? भारत रत्न को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। जब आप अपनी किसी भी फील्ड में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, समाज सेवा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जब आप बहुत अद्वितीय काम करेंगे तो आपको भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर डोमिनिका का सबसे बड़ा सम्मान है जिसे कहा जाता है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन पेपर में आएगा, क्वेश्चन आएगा हाल ही में डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर किस राष्ट्र के प्रमुख या फिर किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री को दिया गया? ऑप्शन आएगा भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, किसी और देश के प्रधानमंत्री को दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो हाल ही में प्रधानमंत्री को डोमिनिका, जो कि कहां पर मिलेगा आपको? सेंट्रल अमेरिका का जो आइलैंड्स वाला रीजन है, कैरिबियन कंट्रीज जो है वहां पर आपको मिलता है। और ये यात्रा, ये अवार्ड मिला क्यों है? जब कोविड 19 आया था, या कोविड बीमारी आई थी, तो भारत के द्वारा इस देश की क्या की गई? बहुत ज्यादा मदद की गई थी, वैक्सीन्स को पहुंचा करके, फूड सप्लाई करके। तो जब अब मोदी जी वहां पर पहुंचे हैं कोविड के बाद, तब उनको वहां का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये 3 सम्मान जो है वो अभी हमने यहाँ पर, या 3 जो करंट अफेयर है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। बाकी की क्लास में हम और आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। लाइक भारत के 51वें न्यायाधीश के बारे में, मुख्य न्यायाधीश के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाल ही में अभी हमने एक परमाणु पनडुब्बी का को भी अपनी सेना में, नौसेना में शामिल किया, जिसे INS अरिघात कहा गया, इसके बारे में पढ़ना है। फिर हम चंद्रयान 4 मिशन के बारे में पढ़ेंगे, जो अब आने वाले मिशन डिक्लेयर किए गए हैं। चंद्रयान 4 क्या होता है? इसके साथ हम चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी कि करंट अफेयर ऐसा पढ़ना है कि स्टैटिक जीके पढ़ने की हमको जरूरत ना पड़े। समझ में आ गया? कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत तो नहीं? खत्म करें क्लास। जय हिंद।